गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये जो आज का वीडियो है ये क्लास 12th का है, यूनिट नंबर 3rd, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करते हैं यूनिट 3rd। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये हमें आर्टिकल करना है आज। अब ये जो 3rd यूनिट है ये आपकी क्लास 10th की जो 2nd यूनिट है दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उससे लगभग ये यूनिट मिलती है, बट थोड़ा सा इसका स्टैंडर्ड है वो हाई हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है। फर्स्ट वन इज कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करेंगे बी से। आपने देखा होगा कि जैसे एक चार्ज के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, वैसे ही एक मैग्नेट के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अब हम देखते हैं कि जब मैं यहाँ पे बार मैग्नेट को सस्पेंड करता हूँ बाय थ्रेड, तो वो हमेशा अलाइन करती है इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अगर आप उसको ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में करके फोर्स लगाकर उसको छोड़ देते हो तो भी वो उसके अपने आप वो नॉर्थ साउथ में आती है। इसका मतलब उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है। अब बार मैग्नेट इज ए मैग्नेटिक मटेरियल, तो उसके ऊपर फोर्स कौन अप्लाई कर सकता है? तो आंसर है कि यहाँ पर एक देयर शुड बी ए मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग द बार मैग्नेट। उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। बट हम क्या देखते हैं कि मैं इस रूम में उसको हैंग करता हूं तो भी वो नॉर्थ साउथ में अलाइन करती है, दूसरे रूम में जाते हैं तो भी करती है। इसका मतलब ये है कि इस रूम और दूसरे रूम सबके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड देता है ये कौन बनाता है? तो आंसर है इसका अर्थ। अर्थ बिहेव लाइक ए ह्यूज मैग्नेट, जो अपने सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करती है। उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब वो बार मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी थ्रेड, देन इट एक्सपीरियंस ए फोर्स एंड इट ऑलवेज टर्न इन ए डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ साउथ। ठीक है, उसके बाद में ऑर्स्टेड वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने ये बताया था कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर भी अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। करंट कैरिंग कंडक्टर। तो देखो ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट क्या है। ये एक्सपेरिमेंट है वो एक कोइंसिडेंस था, मतलब उन्होंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि करंट के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो उन्होंने जैसे ये एक वायर लिया और इस वायर में ऐसे ऊपर करंट जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर एक की, और यहाँ पर कोइंसिडेंटली एक मैग्नेटिक नीडल था। तो उन्होंने क्या देखा, जैसे ही मैं स्विच ऑन करता हूँ ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये अपनी जगह से डिफ्लेक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया कि अब ये मैग्नेटिक नीडल हमारा ऐसा हो जाता है, थोड़ा सा इधर टर्न करता है नॉर्थ एंड साउथ, और जैसे ही फिर इन्होंने इसको ऑफ किया ये वापस अपनी पोजीशन पे आता है। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, इस बैटरी को थोड़ा बड़ा किया। उन्होंने बैटरी को बड़ा किया तो उन्होंने क्या देखा कि पहले ये मान लो 30 डिग्री थोड़ा इस पे फोर्स लगा तो अब ये 50 डिग्री, फिर बैटरी को बड़ा किया 70 डिग्री, मींस डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पावर ऑफ द बैटरी। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, इस बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दी। पोलैरिटी जैसे ये यहाँ माइनस प्लस माइनस एंड प्लस, तो अब करंट की डायरेक्शन है वो चेंज हो गई। जैसे ही करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई, ये जो मैग्नेटिक नीडल है आपका ये ऐसे हो गया, मतलब अब इसके ऊपर इधर फोर्स लगा। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि मैग्नेटिक नीडल इज ए मैग्नेटिक मटेरियल और इसको मूव कराने के लिए हमें एक मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि इस ये जो वायर है, इस वायर में जैसे ही करंट फ्लो करता है इस वायर के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो ये ऑर्स्टेड का एक सिंपल एक्सपेरिमेंट था जो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद में इसके लिए एक रूल है
कि ये किधर डिफ्लेक्ट करेगा, तो उसको हम बोलते हैं एम्पियर स्विमिंग रूल। एम्पियर स्विमिंग रूल के अकॉर्डिंग, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी एक मैग्नेटिक नीडल है, ये नॉर्थ है उसका, ये साउथ है, और यहाँ पर हम एक मैन कंसिडर करते हैं जो स्विम कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ये यहाँ पे कोई पर्सन है, ये उसके दोनों, ये एक पर्सन है ऐसे ले कर रहा है यहाँ पे, और ये उसके दोनों हाथ है, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला था, रूल को मैं थ्योरेटिकली पढ़ देता हूँ, आप समझ जाओगे कि इमेजिन ए मैन स्विमिंग अलोंग द वायर in the direction of the flow of the current with his face always turned towards the magnetic needle, then the north pole of the needle will deflected towards his left hand as shown in the figure। ये जो आदमी ऐसे लेट रहा है उसका ये रहा राइट हैंड और ये रहा उसका लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि ये जो नॉर्थ है ये किधर डिफ्लेक्ट करेगा, उसके लेफ्ट हैंड की तरफ, और ये किधर आएगा, इधर, और ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। करंट एंटर फ्रॉम हिज फीट एंड लीव टुवर्ड्स हिज हेड, ठीक है। तो ये एक रूल है, इतना इंपॉर्टेंट रूल नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज बायो-सैवर्ट्स लॉ। ऐसे तो इसको हम बोलते हैं बायो-सैवर्ट्स लॉ। देखो ये रूल हमें क्या बताता है, बायो-सैवर्ट्स लॉ नॉट रूल, ये लॉ हमें क्या बताता है, ये लॉ हमें ये बताता है कि एक जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, जहाँ पे अभी हमने चेक किया है कि उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनता है, वो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होता है, ठीक है। एक मैग्नेटिक फील्ड का हमारा मैग्नीट्यूड कितना है। फॉर एग्जांपल दिस इज ए वायर, ठीक है। इस वायर के अंदर करंट जा रहा है आई, and we take a small element, a small length here, this length is dl, and if we multiply dl with I, then it becomes I dl. This is known as current element. current element means ये जो dl है इसमें भी I जाएगा, तो ये अगर मैं I इसको मैं लिख सकता हूं I dl, दिस इज ए करंट एलिमेंट। तो उन्होंने बोला कि अब इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसका जो मैग्नीट्यूड है, वो डिपेंड करता है कि आप इसको कहां पर चेक करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको चेक किया यहाँ पर, इस पॉइंट पर, एंड दिस पॉइंट इज ए डिस्टेंस r फ्रॉम द करंट एलिमेंट, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे देखना है कि जो वायर है जिसके अंदर करंट आई जा रहा है, ये कितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बनाएगा। तो मैं फुल वायर का नहीं देख रहा, मैं सिर्फ एक करंट एलिमेंट, एक छोटी सी लेंथ है dl, उसका देख रहा हूँ। तो हमें पता है कि एक छोटी सी जो लेंथ है वो एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी, दैट इज dB। अभी मैं इसको वेक्टर फॉर्म में नहीं देख रहा, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड में आपको बता रहा हूँ। तो इन्होंने बोला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, दिस इज ए कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अभी इसके बारे में हम बात करेंगे। एंड इसको ना वैसे अगर हमें डेराइव करना है तो आप ऐसे लिख सकते हो कि dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL, या दोनों को सेपरेट कर दो, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, देन dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL, dB इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ये इसमें एक नई चीज है कि दिस इज द एंगल थीटा, ठीक है। अब अगर मैं इसको कंबाइन करता हूं तो आई गेट ए रिजल्ट dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl साइन थीटा डिवाइड बाय R
स्क्वायर। देखो करंट बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। जितनी बड़ी लेंथ लोगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितना ज्यादा दूर डिस्टेंस करोगे उतना मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। बट साइन थीटा का क्या केस है, तो इन्होंने क्या देखा कि अगर ये थीटा मेरा यहाँ चला जाए, ये मेरा पॉइंट अगर यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, जैसे ये जो यहाँ आप चेक कर रहे हो, अगर आप यहाँ पर चेक करो तो इस केस के अंदर जो थीटा है वो कितना होता है 90 डिग्री। और अगर ये वाला पॉइंट यहाँ चला जाएगा यहाँ पर, तो इस केस में ये थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो उन्होंने क्या देखा कि जब थीटा 0 डिग्री है तो मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलता है 0, और जब थीटा 90 डिग्री है तो मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलता है मैक्सिमम। ये जो प्रॉपर्टी है ये ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ साइन थीटा के पास होती है कि साइन थीटा 90 पे जो होता है वो होता है मैक्सिमम, और साइन थीटा 0 होता है 0। इन केस अगर ऐसा होता कि cos 90 मैक्सिमम होता है और cos 0 मिनिमम होता है, देन इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पे cos थीटा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड अपॉन थीटा आल्सो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, dp इक्वल टू प्रोपोर्शनल हटाते हैं, तो वी नो दैट यहाँ पे कांस्टेंट आएगा। जैसे कूलम्स लॉ के अंदर क्या था, कूलम्स लॉ के अंदर जो फोर्स था वो डिपेंड करता था Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और साथ में कांस्टेंट आता था जिसको हम बोलते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे जो म्यू नॉट है, दिस इज कॉल्ड परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, जैसे परमिटिविटी का वर्क क्या होता था फोर्स का, परमिटिविटी का मतलब कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने अंदर परमिट करता था। जितनी ज्यादा परमिटिविटी होगी, जितना ज्यादा वो अपने अंदर परमिट करेगा उतना फोर्स कम हो जाता था, ठीक है। तो दैट प्रॉपर्टी किसकी थी, वो चार्जेस की थी। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी फील्ड में आती है, ठीक है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज ए कांस्टेंट, एंड साथ में आएगा आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये हमारा बायो-सैवर्ट्स लॉ का मैग्नीट्यूड है। अभी हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, ये सिर्फ हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अगर आपको वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं तो ये आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर डिवाइड बाई आर क्यूब, ठीक है। नाउ जो नेक्स्ट, अच्छा अब हम बात करते हैं इसकी डायरेक्शन के ऊपर। हाँ, सबसे पहले ये जो हमने कांस्टेंट लगाया है दैट इज ए इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 10 की पावर -7। अब आप बात करते हैं कि इसकी कुछ ना कुछ यूनिट होती है। वो जो यूनिट है वो यूनिट को आप कैसे बनाओगे, तो देखो वो यूनिट बनाने का तरीका, ये कांस्टेंट है। अगर इस कांस्टेंट को मैं यहीं रखता हूं तो dv आर स्क्वायर इधर आएगा, आई डी एल साइन थीटा कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या हुई, टेस्ला। 1 मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, मीटर एंड पर एम्पियर, दिस इज द यूनिट ऑफ कांस्टेंट, दैट इज 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है। अब इसमें स्पेशल केस लगाने की क्या जरूरत है कि अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द वायर चाहिए, ये वायर है, इसकी एक्सिस के ऊपर अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो dp कितना होगा, कौन सा है, dp 0 जाएगा। क्यों, क्योंकि इन दिस केस थीटा 0, ठीक है। इफ थीटा 0 देन dp इज आल्सो 0। तो अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए जस्ट परपेंडिकुलर टू द वायर, जस्ट परपेंडिकुलर टू द वायर मींस ये पॉइंट यहाँ चला जाए तो थीटा बिकम 90 डिग्री, एंड इन दिस केस मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम, दैट इज dp इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर, बिकॉज साइन 90 वैल्यू 1, ठीक है। तो ये हमने बात की इसके मैग्नीट्यूड की। नाउ अगेन वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैग्नेटिक फील्ड हमारा वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन, तो अब हम बात करेंगे डायरेक्शन की।
तो डायरेक्शन आपने 10th में पढ़ी है। इसके लिए जो हम रूल लेते हैं वो लेते हैं राइट हैंड रूल। राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड अपने को लेना है। फॉर एग्जांपल जैसे इस एरो को देखना है आपको, मैंने एरो अभी ऊपर किया है, इसका मतलब है मैंने जो करंट की डायरेक्शन है वो कहाँ जा रही है, वायर में ऊपर जा रही है। अगर मैं इसको नीचे कर देता हूँ, इधर कर देता हूँ तो करंट इधर जा रहा है, नीचे कर देता हूँ तो करंट नीचे जा रहा है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने इसको ऐसे पकड़ा और मैंने आपको बोला कि इस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे और फिर एक बिल्कुल पास में। तो आपको करना क्या है, राइट हैंड देना है, ये राइट हैंड है, जो थंब है आपका उसको रखना है करंट की डायरेक्शन में। तो देखो करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर, तो मैंने थंब को रिप्रेजेंट किया ऊपर। दिस इज द पाम ऑफ आवर हैंड, ठीक है। ये पाम को आपको इस पाम को आपको वहाँ शिफ्ट करना है जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला इस पॉइंट पे बताइए, तो आप ऐसे करोगे, ये पाम यहाँ आ चुका और अब आपको कर्व कर देनी है फिंगर, मतलब इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर है, ठीक है। मैं आपसे बोलूँ इस पॉइंट पे बताइए, इधर है। मैं आपको बोलूँ इस पॉइंट पे बताइए, इधर है। मैं आपको बोलूँ इस पॉइंट पे बताइए, इधर है। तो आप देख रहे हो एक सर्कल बन रहा है और ये जो सर्कल की डायरेक्शन है ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो मैंने 10 सेंटीमीटर इधर, 10 सेंटीमीटर इधर, 10 सेंटीमीटर इधर, 10 सेंटीमीटर, एक बड़ा सर्कल बना जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर हुआ। अगर मेरा पॉइंट बिल्कुल पास में है तो एक छोटा सर्कल बन जाएगा, अगर मेरा पॉइंट यहाँ पे है तो फिर एक बड़ा सर्कल बनेगा। तो आप क्या देख रहे हो कि ये जो वायर है जिसमें करंट कहाँ जा रहा है ऊपर, उसके चारों ओर ऐसे सर्कल बनेंगे, ठीक है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपको इन सर्कल में एरो जरूर लगाना। ये मैग्नेटिक फील्ड हमारा जो जा रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर है। और अगर मेरा करंट कहाँ जा रहा है, नीचे, अगर करंट नीचे है तो ये जो थंब है, अब इसको मैं नीचे नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि इसमें गिर जाएगा। तो इसको जैसे अगर आप नीचे करोगे तो ऐसे, तो नाउ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज क्लॉकवाइज। तो अगेन सर्कल तो हमारे वैसे ही बनते हैं, पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो हमारी कैसी है, क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो ये हमारा होता है राइट हैंड पाम रूल। तो नाउ आपको पता चल चुका कि मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ए वेक्टर क्वांटिटी कंसिस्ट बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड इज μ0/4 pi ideal sin theta upon r square and direction is given by right hand palm rule, ठीक है। उसके बाद में अब बात ये आती है कि मतलब इस कांस्टेंट का मीनिंग क्या है। जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मीनिंग आपको पता है, एक फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर इफ यू टेक मास 1 kg ऑफ बोथ बॉडी, 1 kg, m1 1 kg, m2 1 kg, r इज 1 मीटर, देन F इक्वल टू G। इसका मतलब है कि अगर मैं 1-1 किलोग्राम की बॉडी को 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखता हूँ तो उस समय जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है वो होता है 6.67 × 10⁻11। दैट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ऐसे ही हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू निकाली थी कि अगर मैं Q1 Q2 को 1 कूलम लेता हूँ, उनके बीच में डिस्टेंस मैं 1 मीटर करता हूँ, तो उस समय जो फोर्स की वैल्यू आती है वो होती है 9 × 10⁻9, ठीक है। तो ऐसे ही मुझे μ0/4 पाई की वैल्यू चाहिए। अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो क्या करोगे, तो देखो इफ करंट इन द वायर इज 1 एम्पियर, लेंथ 1 मीटर, लेंथ 1 मीटर, साइन थीटा को भी मुझे क्या करना है 1। अगर साइन थीटा को 1 करना है तो ये 1 मीन्स थीटा बिकम 90 डिग्री एंड r इक्वल टू 1। ये सारा जो फैक्टर है ये 1 चला गया तो d उस dv किसके इक्वल आएगा, μ0/4 पाई। तो मैं क्या देखता हूँ उस टाइम जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो कितना बनता है 10⁻⁷। ये 10⁻⁷ रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर उस टाइम मैग्नेटिक फील्ड 10⁻⁷ ना बनता और 1 बनता
तो फिर हमें यहाँ पे कांस्टेंट लगाने की नीड नहीं थी, ठीक है। अब बायो-सैवर्ट्स लॉ वर्सेस कूलम्ब्स लॉ में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि कूलम्ब्स लॉ हमारा थीटा पे डिपेंड नहीं करता, ये थीटा पे डिपेंड करता है। दोनों जो है वो इन्वर्स के लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। उसमें कांस्टेंट हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है, इसमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है। नाउ देखो एक छोटा सा रिलेशन है। रिलेशन ये है कि कूलम्ब्स लॉ में जो कांस्टेंट होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, उसकी मुझे वैल्यू पता है 9 × 10 की पावर 9 यूनिट ऑफ मीटर, ठीक है। एंड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 10 की पावर -7 यूनिट, अभी मैंने बताई थी, नोट कर लेना, ठीक है। अब अगर मैं डिवाइड करता हूं इन दोनों रिलेशन को, क्योंकि मुझे एक फॉर्मूला डेराइव करना है, तो अगर मैं डिवाइड करता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल म्यू नॉट ओवर 4 पाई, इसको मैं डिवाइड करता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन से, तो 4 पाई एप्सिलॉन कहाँ चला गया ऊपर, अच्छा इसको डिवाइड किया था 10 की पावर -7 और डिवाइड 9 × 10 की पावर 9, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, म्यू नॉट एप्सिलॉन, ठीक है। और अब थोड़ा देखो, अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर देता हूँ इस इक्वेशन को, तो ये इधर जाएगा फैक्टर, दैट इज 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये कहाँ आएगा ऊपर, ये कहाँ आएगा नीचे, फिर ये ऊपर जाके किसमें होगा प्लस में, दैट इज 9 × 10 की पावर आई थिंक 16, 9 × 10 की पावर 16, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 3 × 10 की पावर 8 का स्क्वायर। जो पावर का जो स्क्वायर है, पावर को ऑलवेज एडेड, नॉट स्क्वायर, मीन्स 10 की पावर 8 का स्क्वायर, नॉट 10 की पावर 64, ठीक है। आपको पता है ये क्या होता है, वैल्यू ऑफ लाइट C, तो 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू C स्क्वायर, और अगर मुझे स्क्वायर हटाना है तो दोनों साइड क्या आएगा, रूट। ये यहाँ से एक फॉर्मूला हमें बनता है, ठीक है। ये C इज इक्वल टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट 1/रूट परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस एंड परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो यहाँ से मुझे एक फॉर्मूला मिलता है, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है 23 मिनट्स, इस पे न्यूमेरिकल बहुत इजी आते हैं, आपको थीटा पता होगा, आइडियल पता होगा, वैल्यू करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। जो नेक्स्ट केस है मेरा वो है कि अगर मेरा वायर सर्कुलर है, सर्कुलर वायर है, तो आपको पता है, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये बैटरी लगाई, ऐसे अगर कोई मेरा वायर है तो यहाँ से करंट ऐसे जाएगा, तो सर्कुलर वायर के अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करता है, ठीक है। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हम डेराइव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो सिर्फ मैं आपको डायरेक्शन बता देता हूँ जो आपने 10th में पढ़ी है। नाउ अगेन वी टेक राइट हैंड रूल, बट दिस टाइम नॉट राइट हैंड पाम रूल, दिस टाइम राइट हैंड कर्व रूल, मीन्स जो फर्स्ट रूल है पाम रूल वाला उसको आपको अपोजिट करना है। तो इसमें जो फिंगर है उनको आपको रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, फिंगर्स को हमने रखा डायरेक्शन ऑफ द करंट, देन थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब जैसे फॉर एग्जांपल जो मेरा करंट है वो ऐसे फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड, और अगर मेरा करंट ऐसे फ्लो करता है क्लॉकवाइज, देन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड, ठीक है। तो एक करंट कैरिंग कॉइल है,
ये करंट कैरिंग कॉइल है। आप एक काम करना, आप एक पेपर का पीस लेना, पेपर के पीस के ऊपर आप एक मार्कर से एक सर्कल ड्रॉ करना, और वो जो सर्कल है उस पर आप एरो बना देना, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज बना देना, चाहे वो क्लॉकवाइज। तो जब आप उस पेपर को इधर से देखोगे तो आपको करंट दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज, जब पीछे से देखोगे तो आपको करंट दिखेगा क्लॉकवाइज। मीन से करंट कैरिंग कॉइल, जो करंट कैरिंग कॉइल होती है उसमें करंट अगर हम आगे से देखते हैं तो हमें एंटी क्लॉक दिखेगा, पीछे से क्लॉक दिखेगा। तो अगर ये फॉर एग्जांपल ये हमारा कैसा जा रहा है, ये हमारा जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है। तो मैंने यहाँ लगा दिया डॉट, जैसे तीर एरो जो होता है वो तुम्हारी तरफ आता है तो सिर्फ डॉट दिखता है उसका, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है अंदर, तो एरो जब तुमसे दूर जाता है तो उसका क्रॉस दिखता है, ठीक है। तो मतलब कि जो हमारी करंट कैरिंग कॉइल है उसका आगे का फेस हुआ नॉर्थ, जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकला, और उसके पीछे से पीछे क्या करेगा, एंटर करेगा। तो आगे से नॉर्थ है, पीछे से साउथ है, और नॉर्थ साउथ प्रॉपर्टी किसमें होती है, बार मैग्नेट में होती है। तो इसका रिजल्ट ये निकला है कि करंट कैरिंग कॉइल बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट। इसको हम आगे डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। थैंक्स स्टूडेंट।